हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम हिंदी के बेसिक्स क्लियर करेंगे। जो आपके हिंदी की छोटी छोटी गलतियां होती है, तो आप सबसे पहले हिंदी में जो बेस होता है जैसे वर्णमाला, तो वर्णमाला जब आपकी क्लियर होगी तो हिंदी में आप कुछ भी पढ़िए, चाहे समास पढ़िए, चाहे संधि पढ़िए, तो आपको वो क्लियर रहेगा। तो आज हम हिंदी के बेसिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी इसमें हमने 50 प्रश्न भी इंक्लूड किए हैं, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि हिंदी वर्णमाला जो है, हिंदी भाषा का जो जन्म है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत जननी है किसकी, हिंदी भाषा की। ठीक है, हिंदी को नागरी व देवनागरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत के भाष्य धातु से लिया गया है। ठीक है, भाषा का जो शब्द है वो भाष्य धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई व ध्वनि है, वही बात है। ठीक है, जिसका लिखित रूप अक्षर या वर्ण होता है। ठीक, और देखिए, अक्षर वह होता है जिसका खंडन ना किया जा सके, और वर्ण अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है अक्षर, रंग, भेद, जाति व रूप। ठीक, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी दोनों के लिए हिंदी वर्णमाला का सही ज्ञान आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उच्चारण और शुद्ध वर्तनी दोनों के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर माफ़ करिएगा, आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। लेकिन लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो हम कह सकते हैं लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण हैं और उच्चारण की दृष्टि से 45 वर्ण हैं। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं वर्गीकरण। वर्ग जो है हमने बताया स्वर और व्यंजन में जुड़ा है। स्वर में होते हैं हमारे लेखन की दृष्टि से 13 और उच्चारण की दृष्टि से 10, तो टोटल 10 + 3 13 हो गए, जिसमें हमारा आता है आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। ठीक है, अंग, अंगा। ठीक है, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे घोष होते हैं। ये घोष और सघोष भी बोलते हैं इन्हें। ये क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो भी वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अंग और अंगा ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत में इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह भी हम देखेंगे आगे कि क्या है। देखते हैं अब आगे व्यंजन का क्लासिफिकेशन। मैंने बोला लेखन की दृष्टि से कितने हैं इसमें? 39। उच्चारण की दृष्टि से कितने हैं? 35। 33 वैसे होते हैं, 2 उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहले क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग हो गया जैसे क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, च, छ, ज, झ, अंगा, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अब अंतस्थः जो होते हैं वो होते हैं यर, लव। ऊष्म होते हैं हमारे श, स, ह। संयुक्त जो मैंने आपको बोला 4 होते हैं वो होते हैं श, त्र, ज्ञ, श्री। ठीक है, अब देखते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो भी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। आपने अभी स्वर पढ़े। स्वरों का जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं या फिर वर्गीकरण देखते हैं क्या है, जो स्वर है किस किस आधार पे वर्गीकरण लिखा है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। जैसे ये उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पे। ये 3 तरह का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व हमारे 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋषि। ठीक है, जो
मूल स्वर होते हैं वो हमारे 3 है, अ ई उ। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर 3 होते हैं, अ ई उ। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, अ ई आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। प्लुत, प्लुत देखिए, प्लुत स्वर ऐसा स्वर होता है ज़्यादातर नाटकों में यूज़ किया जाता है, या फिर जो जैसे कोई वस्तु या जानने वाला हमारा कोई बहुत दूर हो। जैसे हमने कहा नाटकों में अरे आप अब आए, तो हमने कहा अरे, तो हमने बहुत टाइम लगा। जैसे हमने बोला बहुत दूर है, राम, ठीक है। तो इसमें जो ये होता है ना, ये वाला, ये प्लुत स्वर है। अब इससे ओम, ठीक है, ओम में भी आता है ये, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर ये भी 3 तरह के होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च, ठीक है। अग्र जो होते हैं वो ई ए, ठीक है। मध्य में होता है हमारा अ, ये हमारा केंद्रीय स्वर भी कहते हैं इसे। पश्चिम हमारा होता है आ उ ओ औ, और ये हमारा एक जो ये है, ये ध्यान से देखिएगा, जिसको ये लिखा है हमने इस तरह से, ये हमारा क्या होता है, ये आगत स्वर होता है। आगत स्वर क्या होता है, जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। ये एक मेहमान की तरह, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी गिनती तो हम सदस्य में नहीं करते ना, वो तो कभी आ गए कभी चले गए, तो ये आगत स्वर होता है, ये भी पश्चिम में आता है, ठीक है। आप देखते हैं मुंह खोलने के आधार पर, देखिए मुंह खोलने के आधार पर इसमें बहुत विवाद है। जो ये मैंने लिया है, ये पृथ्वीनाथ पांडे, एक बहुत बेहतरीन बुक आती है हिंदी की, उसमें करीब 80 या 83 पेज पे है ये लिखा। तो देखिए मुंह खोलने के आधार पर विवृत सबसे पहला, जिसमें ओपन मतलब पूरा मुंह ओपन, जैसे हमने बोला आ, तो पहले ये सिर्फ आ ही आता था, लेकिन अब ए और औ, ठीक है, ओ भी आने लगा है। अधवृत जिसमें आधा होता है, जैसे अ ए ओ, ठीक है। संवृत जिसमें क्लोज होता है ई उ। अधवृत जिसमें आधा ओपन होता है ई उ, ठीक है। तो इसमें काफ़ी विवाद है, इवन लूसेंट की बुक्स में भी आपको गलत मिलेगा, लेकिन मैंने जहाँ से लिया वो पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से लिया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण होता है इसका, देखते हैं अवृत मुखी और वृत मुखी। देखिए ये कई बार आपको लग रहा होगा इतना टेट में नहीं आएगा, लेकिन डीएसएसबी के एग्ज़ाम है आपके, टेट है, सुपर टेट है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको आएगी, और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप इसका वर्गीकरण आराम से देखिए। एक बार 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। देखते हैं अब अवृत मुखी में, देखिए क्या है, अ आ ई ए, ठीक है। ये हमारे अवृत मुखी में आते हैं। वृत मुखी में जो रिमेनिंग रहेंगे उ ओ औ, ठीक है। अब आ मतलब आगत स्वर। तो अगर आपसे कोई पूछे वृत मुखी में कितने हैं मुख्य, 4 रूप से हैं, ठीक है। ये तो हमारा मेहमान है, ये तो कभी कभी आ जाएगा, आ गया तो हमने यूज कर लेना, तो नहीं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलता है, वृत मुखी में कितने वर्ण होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है, या कितने स्वर होते हैं। अब आखिरी देखिए क्या होता है, मुख व नाक से हवा निकलने के आधार पे, मुख और नाक से हवा निकलने के आधार पे देखिए, सबसे पहला होता है निरुनासिक, ठीक है, और इसको हम मौखिक भी बोलते हैं। दूसरा अनुनासिक। निरुनासिक जो होते हैं हमारे आ ई उ आदि, ठीक है। अनुनासिक जो होता है हमारे से जिसमें चंद्र बिंदी आ रही हो, ठीक है, ये हमारे अनुनासिक होते हैं। जो निरुनासिक होते हैं, इसमें जब हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ मुख से हवा निकलती है, लेकिन अनुनासिक में दोनों से निकलती है। देखिए इसमें मैंने नोट करके नीचे लिखा है, ये जो होता है इस तरह का, हम इसे बोलते हैं आगत स्वर। इसको जो आप लोग बढ़ते हो चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु नहीं होता, अनुनासिक होता है। और जिसको आप बोलते हैं बिंदु, ये बिंदु नहीं होता, अनुस्वार होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अनुनासिक में, जैसे आपने कहा ये लगा है, जैसे हमने कहा आंगन, ठीक है, आंगन, ये आंगन अलग है, ठीक है। जब हमने आंगन बोला, हमने नाक से ध्वनि निकाली, आंगन, ठीक है। हम कहते हैं ना, आओ पधारो हमरे
अंगना, अंगना, अंगना। तो ये क्या है, ये जो हमारे घर के अंदर आंगन होता है उसकी बात की गई है, और इसका मतलब क्या होता है, स्त्री। ठीक है, ठीक समझ में आया? अब जैसे ई है ये बड़ी, अब इसके ऊपर तो चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे हम, तो ये केस कहाँ लगता है, यहाँ पर लगता है। तो हमने देखो इधर लगाया भी। तो इस तरह से जो भी होगा वो यहाँ परिवर्तन, तो ये हम कह सकते हैं जब इस तरह से होता है अनुनासिक अनुस्वार में परिवर्तित होता है, लेकिन उसकी ध्वनि वही रहेगी, ध्वनि नहीं बदल जाएगी। तो हम जैसे कहते हैं ये, हमने ये लिखा, तो हम क्या बोलेंगे, आई, आई। ठीक है, आई, आई मतलब मैं, तू चल, मैं आई, ये वाला है। ठीक है, और जब हम ये सिंपल लिखते हैं आई, जो हम बोलते हैं ना मराठी में आई मतलब बाई, ये वो होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। ये चंद्र बिंदु ये हालांकि अनुस्वार में चला जाएगा, लेकिन कभी भी ये बोला किससे जाएगा, अनुस्वार से ही, सॉरी अनुनासिक से ही। अब देखते हैं जैसे एक और हमने लिखा ये सिंचाई, हमने क्या बोला, सिंचाई। अब इसमें नाक से ध्वनि आ रही है, तो कभी भी किसी वर्ण पे शीश मात्रा, देखिए शीश मात्रा बोलते हैं इसे, आए तो अनुनासिक अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसकी ध्वनि वही रहेगी, अनुनासिक वाली। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट कर लीजिएगा आप भी। ठीक है, अब देखते हैं हम व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन में देखिए सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ स्पर्श व्यंजन। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें सब में हलंत के साथ लिखा है, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बने। हमने बोला क, तो क में हमेशा अ जुड़ा ही रहता है, तो हम इस तरह से लिखते हैं। अगर हमने बोला क, तो अगर हम व्यंजन लिख रहे हैं सिर्फ, तो सिर्फ वो रहेगा ऐसे हलंत में। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। एक होता है लुंठित, लुंठित हमारा सिर्फ र होता है। पार्श्व होता है हमारा ल। उत्क्षिप मैं आपको बता ही चुका हूँ, दो होते हैं ड ढ। ठीक है, जिसमें नीचे को बिंदु ले। अर्धस्वर हमारी य र, सॉरी य और व होता है। और नासिका जो जितने भी लास्ट वाले हैं इसको हम पंचामक्षर भी बोलते हैं, ये हमारे नासिक से बोले जाते हैं। ऊष्म हमारे श स ह। ठीक है, मैंने इसका टेबल बना दिया पूरा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं इसमें सघोष अघोष क्या होता है, और अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है। ठीक है, आपने कई बार सुना भी होगा, बहुत बार। तो देखिए सबसे पहले तो कि जो भी हमारे अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण हमारा पहला तीसरा और पांचवा होता है। ठीक है, क्या होता है, पहला तीसरा और पांचवा हमारा अल्प प्राण होता है, और महाप्राण जो होता है हमारा वो दूसरा और चौथा होता है, वर्ण की बात करें। और सघोष हमारे होते हैं पहले दूसरे, सॉरी अघोष, जिसको हम सघोष या फिर घोष एक ही बात होती है, तीसरा चौथा पांचवा होता है। अघोष का मतलब जिससे उच्चारण में कंपन ना हो, और सघोष जिसके उच्चारण में कंपन हो। तो सारे के सारे स्वर सघोष या फिर घोष होते। ठीक है, देखिए अब जैसे हमने कहा ये उच्चारण स्थान पे मैंने वर्गीकरण किया है। कंठ से जो बोले जाते हैं क ख ग घ ग, क ख ग घ अण। ठीक है, अ आ, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। तालु से जो बोले जाते हैं च छ ज झ अंगा ई ई। ठीक है, और कौन कौन से, श य झ, ये सब तालु से बोले। मूर्धन्य से ट वर्ग पूरा हो गया, ट ठ ड ढ ण और ऋषि। ठीक है, उत्क्षिप व्यंजन भी दोनों इसमें आएंगे। अब मैंने जो चीज़ जहाँ लिखी है अल्प प्राण महाप्राण वो ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मैंने लिखा श, तो ये महाप्राण है, तो देखिए सारे श स ये महाप्राण होते हैं। य र ल ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो दंत से जो बोले जाते हैं त थ द ध न, और इसमें कौन कौन आता है दंत से, और स और ल। स हमारा अल्प महाप्राण होता है और ल हमारा अल्प प्राण होता है। ओष्ठ से प फ ब भ म और उ। ठीक, दंतोष्ठ हमारा सिर्फ एक होता है व, और वो अल्प प्राण होता है। तो देखिए हमने लिखा। ठीक है,
ए हमारे स्वर है, ये कंठ तालु से, मतलब कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, और कंठ और ओष्ठ से ओ। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। अब देखते हैं अयोगवा। देखिए अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार को हम शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं, विसर्ग को हम पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, और ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और व्यंजन द्वित क्या होता है? देखिए द्वित व्यंजन कई बार पूछे जाते हैं। ये वह व्यंजन है जब समान व्यंजन एक साथ प्रयुक्त हो जाए, जैसे हमने बोला बच्चा, तो इसमें देखिए च और च 2 बार हुआ, ये हो गया पक्का, लज्जा, सम्मान, जैसे हम बोल सकते हैं। तो ये सब क्या द्वित व्यंजन। ठीक है, क्लियर हो गई। ये था हमारा लेक्चर। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इसमें इंपॉर्टेंट मैंने इंक्लूड करे, कुछ में मैंने आंसर भी लिखे हैं और कुछ में नहीं है। तो आप देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? माफ कीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मैंने आपको सबसे पहले बताया था वर्ण है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? देखिए कंठ मैंने आपको बताया क वर्ण होता है। ठीक है, तो क ख हो जाएगा हमारा। स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, मूर्धन्य में पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, फिर उसके बाद ट वर्ग, फिर ट ठ ड, ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से? देखिए अल्प प्राण मैंने आपको बताया था 1 3 5, तो 1 और 3 कौन सा आ रहा है इसमें? क ख आ रहा है सिर्फ, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी। ठीक है, निम्न में से नासिका व्यंजन कौन से? नासिका मैंने आपको बताया था पंचाम अक्षर होते हैं जो 5वें आखिरी होते हैं, जैसे क वर्ग का 5वां अड़ा हो गया, च वर्ग का अंगा हो गया। ठीक है, तो इया हो गया, तो इया हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था ए वर्ण कंठ और तालु से बोल देते, कंठ तालव्य या फिर कंठ तालु, तो यहाँ ऑप्शन है कंठ तालु। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? डी, अंगा, और हमने बोला अनुस्वार और विसर्ग, शीर्ष बिंदु वाला और लंब। ठीक है, ये दोनों हमारे किसके हो गए? अयोगवाह हो गए। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। निम्न में से बताइए कि किस भाषा में किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो मैंने आपको बताया जो व्यंजन 2 बार लगातार आ जाए, तो इसमें किस में आ रहा है? सिर्फ दिल्ली में, तो ये हमारा द्वित व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, श स ह में से कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये आपको मैंने बता ही चुका है कि ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। हाँ, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। तो मैंने आपको लिखा है उसमें, मैंने आपको शायद बोलना भूल गया, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये भी होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियों की बात की गई है। ठीक है, तो ये देखिए नवीन विकसित ध्वनियाँ हमारी कौन कौन सी है? आजकल क्या है, देखा होगा आपने, जैसे मैंने ये लिखा ख के नीचे ये बिंदी लगी है, तो ये हमारी नवीन विकसित ध्वनि है। जैसे ग के नीचे बिंदी लिखी है, तो कई जगह हम यूज़ करते हैं, उर्दू में भी और भाषा फारसी में भी, तो ये इस तरह के शब्द है जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये नवीन ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? देखिए सबसे पहले देखिए इसमें स्वर तो नहीं है कोई, तो सारे स्वर घोष होते हैं क्योंकि है नहीं। अब मैंने आपको बताया था घोष को हम सघोष भी कहते हैं, तीसरा चौथा पांचवा होता है वो। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तीसरा कौन सा? इसमें सिर्फ और सिर्फ म बच रहा है तीसरे चौथे पांचवे में, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो देखिए हमारा सी जो है, हम ऐसे कभी नहीं लिखते ब को, तो ये हमारा अमानक वर्ण हो जाएगा। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि नवीन ध्वनियाँ होती है, अब ये पूछा गया किसकी है, तो अरबी और फारसी में। मैंने आपको बताया ना फारसी में यूज़ करते हैं हम, तो अरबी और फारसी की ये ध्वनियाँ हैं।
देखते आगे क्या है। निम्नलिखित में से मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। मूलतः हमें पता है 52 है, इसमें तो हमें अलग करने की जरूरत है, मैंने आपको भी बताया था। अब देखिए ध्वनि ये पूछा है, ये देखिए क्षत्रिय वाला श पूछा है, ठीक है। ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि ये संयुक्त वर्ण है, तो ये संयुक्त वर्ण है। और किस किस से बने मैंने लिखे हैं, आप उसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। देखिए आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्णमाला याद रखनी है आपको, किसके बाद आता है, ठीक है। का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आपको ये पूछा गया है कि ये वर्ण जो है किस वर्ण के बाद आता है, तो आपको वर्णमाला बिल्कुल याद रखनी है। तो सबसे पहला है, ये आपको पता है, त्र से पहले आता है, छ से बाद में आता है, ठीक है, और ज्ञ से भी पहले आता है, ठीक। तो किस वर्ण के बाद आता है, तो क और छ के बीच में आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए चाहे बी। तो आप किसके भी बाद लिख सकते हैं, इन दोनों के बाद में आता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए पूछा क्या था, आप लोग कंफ्यूज हो जाए तो इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। शव इसमें ये पूछा है किसके बाद होता है, जो इसमें ध्यान से देखिए किससे बना है, क प्लस इससे बना है, तो ये क के बाद आता है, तो ये ऑप्शन ये हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करते हैं, क्रम वर्ण की बात करेंगे तो दोनों आएगा, लेकिन अगर वो पूछता है तो ये हमारा 99.99% ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, य वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि संयुक्त वर्ण है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो ये किससे बना है, ज और अंग से, ठीक है। देखिए अब ये ए और बी आपको सेम सेम से लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये गलत है ए, क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था व्यंजन जो होते हैं सारे हलंत के साथ लिखे जाते हैं, तो ये आएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है, इसमें पूछा गया अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए अघोष वर्ण कौन से होते हैं, जो पहला और दूसरा आता है, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा, देखिए पहली बात तो इसमें वर्ग स्वर है, तो स्वर तो हट ही जाएगा क्योंकि सारे के सारे वो सघोष होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अघोष की बात की गई है। घ का उच्चारण स्थान हमें पता है कंठ होता है, पहला क वर्ग में आता है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ये है, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो देखिए च छ दंत्य पूछा है, तो हमारा क्या होगा, पहला वर्ग होता था कंठ्य, दूसरा होता था हमारा तालव्य, तीसरा होता है हमारा दंत्य। तो त है, त थ द ध न, ये होता है हमारा त थ द द न। तो हमारा क्या ऑप्शन अलग आ रहा है इसमें, ट, तो हमारा ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखते आगे क्या है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अकारांत कहते हैं। ये थोड़ा संस्कृत से ले लिया गया है, लेकिन उन्हें हम अकारांत कहते हैं। जिसमें अ आता है, जिसमें आ आएगा उन्हें अकारांत बोलेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें फिर पूछ लिया गया है संयुक्त व्यंजन ये किससे लिया गया है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन ये किससे लिया गया है, हमारा क और श से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो मैंने कितने बताए थे, 13 है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 13 है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, अ उ ए अंग या, तो ए तो है, अ भी है, उ भी है, तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है, तो आपको याद रखने हैं वर्ग भी, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारा ये क ख ग घ आता है, ठीक है, क वर्ग में आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, देखिए 35 तो है नहीं इसमें, तो हमारा क्या बनेगा आंसर 33,
3, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 29 क्या है। निम्नलिखित में से, इसमें देखिए आंसर्स है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? देखिए कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हुए होंगे इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण हमारा ऑप्शन सी पहले भी आ चुका है। श्रवण किससे ही पहले भी आ चुका है, तो वही सेम क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए। कौन सा स्वर नहीं है? ट वर्ग नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा पाश्चय स्वर नहीं है? देखिए मैंने आपको बताया था पाश्चय स्वर कौन कौन से हैं, तो इनमें पूछा कौन सा नहीं है, तो हमारा आ जो है वो पाश्चय स्वर नहीं होता है। खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप से कैसे अब देखिए खड़ी पाई वाले व्यंजन क्या होता है? जिसमें आपको, जैसे हमने बोला क, ये बीच में हम लगा रहे डंडा, इनको बोलते हैं खड़ी पाई वाले। जैसे हमने बोला ग, ये हमारा खड़ी पाई है। हमने बोला घ, ये हमारा खड़ी पाई है। लेकिन हमने अगर अड़ा बोला, जैसे ये हमारा खड़ी पाई नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में डंडा नहीं आया। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है? खड़ी चौपाई को हटाकर, तो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा ये 39 में कि बी हमारा जो है वो विसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? स्वर नहीं है ये पूछा, सॉरी स्वर है ये पूछा। तो क हमारा स्वर नहीं है, ल भी नहीं है, ये लिरी भी नहीं है, हमारा कौन सा ए है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया य र ल होता है, तो य हो गया यहाँ पर। ठीक है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठ ओष्ठ। ठीक है, कंठ ओष्ठ हमारा ओ का उच्चारण स्थल है, मैंने आपको बताया ही था। च और छ का उच्चारण स्थल पूछा गया है, तो हमारे पता है च वर्ग जो होता है हमारा तालु से होता है, तो बस सीधे सीधे तालु हो जाएगा। ये कौन सी ध्वनियाँ है? ये आपको पता है अरबी फारसी ध्वनियाँ है। तालव्य व्यंजन क्या है? तालव्य व्यंजन पूछा गया है क्या है? च छ ज झ जो होते हैं तालव्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसमें अंगा इसलिए नहीं है क्योंकि वो नासिक से होता है, वो पंचमाक्षर में आ जाता है। ठीक है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ये पूछा गया है, घोष नहीं है। तो घोष कौन से नहीं होते हैं? जो इसका मतलब सीधे सीधे पूछा गया कौन सा अघोष है, तो अघोष कौन से होते हैं? पहले और दूसरे, तो हमारा आ गया पहला। ठीक है, निम्न शब्द में या किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से देखिएगा आप। ठीक, ऋषि स्वर नहीं, ये आपसे पूछा गया इसमें। देखिए जो स्वर होता है हमारा ऋषि, ये हमारा किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, कृपा इसकी मात्रा है, दृष्टि में भी है, कृष्ण में भी है, लेकिन आज में इसकी मात्रा नहीं है, तो आज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को, जो स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ। स्वर जैसे हमने बोला आंगन, देखा हमने बोला आंगन बोला ना, तो स्वर के बाद जो आ रही है वो जो मुख से हम बोलते हैं अनुस्वार, जिसमें आता है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। ठीक, इसके बाद देखते हैं ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ये कंठोष्ठ है। ठीक है, मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? ये हमारे मूल रूप से 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर हिंदी का। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो इस तरह का, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। ठीक है, और जो बच्चे आपके साथ में हो DSSB, सुपर टैट या टैट की तैयारी कर रहे हों, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा देंगे, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है।